अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बेयरिंग एंड ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन शुरू करते हैं। यूजुअली ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम नाइन्थ क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं और उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो बेसिक से शुरू करते हैं ना, वो ये है कि कुछ दो सेक्शंस में मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। यूजुअली ये नाइन्थ क्लास में बच्चे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, एट क्लास में भी शुरू कर देते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ये नाइन्थ क्लास में यूजुअली बच्चे पढ़ लेते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये हम तब लगाते हैं जब हमें राइट एंगल ट्राइंगल हो। अच्छा, ये वाली साइड ना मैं सारी राइट एंगल के बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, और ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से ना आप समझ लें कि ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये भी राइट एंगल ट्रायंगल पे लगते हैं, जिसके अंदर साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी ओवर एच, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी ओवर एच, टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी ओवर बी, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, जाहिर है इसके अंदर कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं है। ये एच पी और बी दो तीनों लेंथ्स हैं, तो इसका मतलब है यहाँ ये हम तब लगाएंगे जब हमें सारी लेंथ्स दी हों, यानी हमें एक लेंथ निकालनी हो और बाकी दो लेंथ्स दी हों। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ये हम तब लगाएंगे जब ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल भी इन्वॉल्व हो साइड के साथ। ठीक है, तो जब एंगल भी इन्वॉल्व हो जाएगा साइड के साथ तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं, लेकिन राइट एंगल का होना ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने के लिए। सही है। वेयर एज जब हम नॉन राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं साइन एंड कॉज ऑफ ऑप्टियूस एंगल्स। ठीक है, अब मैं ये आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन हम अभी बारी बारी चलते हैं इसमें है क्या क्या इंक्लूडेड। दूसरे नंबर पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो जिसमें हम नया फार्मूला पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 इंटू ए इंटू बी साइन ऑफ सी। थर्ड इज़ साइन रूल। फोर्थ इज़ कोसाइन रूल। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं। और उसके बाद बेयरिंग, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। बेयरिंग के बाद है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब इसके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जब आता है ना, तो फिर हमारी हम हमें डील करना पड़ता है 3D प्रॉब्लम्स के साथ। 3D प्रॉब्लम्स के अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन 3D प्रॉब्लम्स के अंदर यही वाली जो चीज़ें मैंने पीछे बताई हैं, यही सारी चीज़ें 3D प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। एप्लीकेशन है बेसिकली वो। और उसके बाद आर्क लेंथ वाला जो टॉपिक है एंड एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री लग रही होती है। ज़ाहिर है वो ट्रिग्नोमेट्री है जब एंगल इन्वॉल्व हो जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये 8 टॉपिक हैं ये जो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले साइन एंड कॉज ऑफ ऑप्टियूस एंगल। हम बारी बारी करते जाएंगे। सबसे पहले साइन एंड कॉज ऑफ ऑप्टियूस एंगल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो ऐसे करके, ये राइट एंगल है, ठीक है, और ये थीटा एंगल है, तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो डेफिनेटली ये पी है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, डेफिनेटली वो पी ओवर बी में लगा दूंगा। मगर आप पी ओवर एच, सॉरी,
अब अगर आप गौर से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। थीटा जो है वो इस केस में एक्यूट एंगल है, ठीक है। थीटा इस केस में एक्यूट एंगल है। इसी तरह अगर मैं कॉज थीटा भी निकालना चाहूँ तो दैट विल बी बी ओवर एच, राइट। तो हमने ये सीखा हुआ 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लगानी है, तो ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं ऐसे और यहाँ पर ये वाला एंगल देखूं तो ये एंगल कितना होगा, जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है तो 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब आप ये थीटा जो है एक्यूट है, लेकिन ये 180 माइनस थीटा है ये ऑप्ट्यूस है, ऑप्ट्यूस एंगल है ना ये। तो द पॉइंट जो आपको याद करना है वो ये है कि साइन 180 माइनस थीटा जो कि ऑप्ट्यूस है वो वही होता है जो साइन ऑफ थीटा होता है, ठीक है। विच मीन्स इसकी भी वैल्यू आएगी पी ओवर एच करके। अब देखें ये ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, लेकिन फिर भी साइन 180 माइनस थीटा जो है वो एक्चुअली इक्वल होता है, उसकी वैल्यू इक्वल होती है पी ओवर एच के, यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू आई है। इसका मतलब है ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, कैन आई से द साइन थीटा इज़ एक्चुअली इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। ये एक आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है। ये आपने इसी तरह से याद रखना है। सेकेंडली अगर मैं कॉज की बात करूं, अगर मुझे कॉज 180 माइनस थीटा चाहिए, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो भी कॉज थीटा के इक्वल ही होता है, यानी कि वो भी बी ओवर एच होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ़र्क एक है कि यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी लेकिन नेगेटिव के साथ, बस। इसका मतलब इसमें भी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर बी ओवर एच है, यहाँ पर भी बी ओवर एच है, फ़र्क सिर्फ किसका है, माइनस का। इसका मतलब है कॉज ऑफ थीटा इज़ एक्चुअली इक्वल टू कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा, लेकिन विद अ नेगेटिव साइन। सही हो गया ये, दिस इज़ द पॉइंट टू पॉन्डर। अगर हमें इसका, अब मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगा आपको, फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। लेट्स से मेरे पास एक ट्रायंगल है ऐसे करके, ठीक है। ये है ए बी सी डी, ये पॉइंट्स हैं। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये मेरा एंगल थीटा है, ठीक है। ये है 10, ये है 7, लेट्स से ये है 8, ये बी सी की लेंथ 8 है, ठीक है। वो आपसे कहेगा फर्स्ट पार्ट में फाइंड साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमें पता है, 7/10। वो आपसे कहेगा कॉस थीटा की वैल्यू बताएं, तो वो क्या होगी, वो होगी 8/10, ठीक है। थर्ड पार्ट में लेट्स से वो कहता है फाइंड साइन ऑफ एंगल ए बी डी। अब साइन ए बी डी का मतलब है ए बी डी एंगल कौन सा, ये वाला एंगल है साइन ए बी डी। अगर आप गौर से देखें तो ये 180 माइनस थीटा है, यानी इस वाले एंगल को, थीटा को मैं अंदर वाले को माइनस करूँगा 180 से, तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा ए बी डी। इसका मतलब है आई कैन यूज़ दिस कॉन्सेप्ट साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब अगर मैंने साइन ए बी डी निकालना है, इट शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, वो इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट रूल। ये वाला रूल मैंने लगाया, ठीक है। इसका मतलब है इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 7/10, दैट्स इट। आपने एंगल नहीं निकालना, आपने सिर्फ वैल्यू बतानी है। फोर्थ पार्ट, इसी तरह अगर वो पूछे कॉज ऑफ ए बी डी, ठीक है। अब कॉज ऑफ ए बी डी भी अगर मैं देखूं तो वो भी इक्वल होना चाहिए कॉज ऑफ थीटा के अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, ये वाला, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या होगा, सिर्फ उसके साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है 8/10, उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे, बस दैट्स इट। इसको सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो -4/5, दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर। ऑल राइट जी, ये एक और क्वेश्चन मैंने पास पेपर से निकाला है, ठीक है। ये देखें इस तरह के क्वेश्चंस आते होते हैं, ठीक है। अब ये P1 का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड।
देख रहे हैं एक इन द डायग्राम ए बी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, बी डी इज़ 4 सेंटीमीटर, बी सी डी इज़ 90, सी बी डी इज़ बी डिग्रीज़, ये वाला एंगल बी डिग्रीज़ है, ठीक है। और यूज़ एज मच इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल एज इज़ नेसेसरी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन ए बी डी एंड कॉज ए बी डी। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया करें कि ए बी डी एंगल है कहाँ पे एंगल नज़र आ रहा है आपको ए बी डी। ए बी डी एंगल होगा ये वाला, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें ये एक्चुअली बी का ऑप्टियूस एंगल है, नहीं, क्योंकि बी इस तरफ बन रहा है, ये वाला बी है इतना, ठीक है। तो ये बाकी जो होगा 180 माइनस बी होगा, यानी ये एक्यूट है, ये एक्यूट एंगल है, और ये वाला ऑप्टियूस एंगल है। समझते हैं ना, ऑप्टियूस एंगल का मतलब है 190 से बड़ा है, ठीक है। हमें साइन ए बी डी निकालना है अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला जो हमने सीखा हुआ है, साइन ऑफ थीटा, यानी बी की फॉर्म में लिख लेता हूँ अब मैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, साइन ऑफ 180 माइनस बी के इक्वल होगा। इसका मतलब है ये जो साइन 180 माइनस बी मैंने लिखा है ये बेसिकली ए बी डी है, तो ए बी डी साइन 180 माइनस बी की जगह मैं ए बी डी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक ही बात है ना, उसका नाम अलग है बस, तो इसका मतलब है वैल्यू सेम होगी। इसी तरह कॉज बी जो है वो इक्वल होगा कॉज ऑफ 180 माइनस बी के, तो ये जो 180 माइनस बी अगेन इज़ एक्चुअली इक्वल टू ए बी डी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बी डी, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा, इसमें फ़र्क ये होगा कि यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो अब ज़रा लगा दें यहाँ पे साइन ए बी डी की वैल्यू, देखिए ये टेबल दिया हुआ है उसने, ये नज़र आ रहा है। साइन ए बी डी की जगह पे मैं एक्चुअली साइन बी की वैल्यू लगाऊंगा, और कॉज ए बी डी की जगह पे बेसिकली मैं माइनस कॉज बी की वैल्यू लगाऊंगा, ठीक है। तो साइन बी क्या होता है, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है ऑलरेडी, वो है 0.85 टेबल में, और कॉज बी की वैल्यू क्या होती है 0.53, वो भी हमें टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। तो 0.85 माइनस 0.53 ये हमारा आंसर होगा। ये क्या आता है 0.32, ये हमारा आंसर है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, इससे आगे जाएं, अगला पार्ट है कैलकुलेट बी सी, यानी बी सी की लेंथ अब हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये रेस कर दूँ तो एक्चुअली ये एंगल, ये वाली लाइन पूछ रहा है आपसे। अब आप देख लें आपके ट्राइंगल के अंदर है, ये इस वाले ट्राइंगल की लाइन है, ये इस ट्राइंगल की लाइन है, ठीक है। विच मीन्स कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर राइट एंगल बना हुआ है, ये नज़र आ रहा है हमें राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है इसका मतलब है ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये वाली मेरी हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूस मेरे पास 4 है, बेस मुझे निकालनी है, एंगल बी है। अब ये नहीं परेशान हो जाना कि एंगल नहीं दिया हुआ, एंगल की वैल्यू तो दी भी है ना आपको, तो मैं क्या करूँगा, बी निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा कॉस बी इज इक्वल्स टू बी सी, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस विच इज़ 4। अब ये जो कॉस बी है, बेशक ये एंगल नहीं दिया हुआ, लेकिन कॉस बी पूरे की तो वैल्यू दी हुई है ना आपको टेबल के अंदर। कॉस बी की वैल्यू 0.53 है, तो यहाँ मैं 0.53 लिख दूँगा, बी सी ओवर 4। इस 4 को उधर ले जाएं तो 0.53 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी उधर 12, 1 कैरी 1.2, तो 2.12 इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने बचपन में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्चुअली होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि बेस कौन सी होती है और हाइट कौन सी होती है। हमेशा याद कर रखें कि जब भी 90 डिग्री एंगल होगा ऐसे करके, यहाँ 90 डिग्री है, तो मैं इसको बेस ले लूँगा और इसको हाइट ले लूँगा, यानी ये है, बात ये है कि बेस और हाइट के दरमियान हमेशा 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, हाइट हमेशा होती ही 90 डिग्री एंगल पे है, सही है। अब ये तो ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन अगर ऐसा कोई ट्राइंगल आ जाए ऐसे, अब इसके अंदर आप कहेंगे कि ये बेस ले लें, ठीक है जी ये बेस ले लेते हैं, लेकिन अगर ये बेस है तो फिर हाइट कौन सी है,
हाइट हमेशा जो जो दो साइड्स के दरमियान डिस्टेंस होता है, ये बेस, ये तो बेस हो गई। जो तीसरा पॉइंट होता है ना, ये वाला तीसरा पॉइंट, ये वाला इधर से आती है और बेस के साथ वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब बेशक यहाँ पर ये बेस वहाँ तक नहीं पहुँच रही, लेकिन आप इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर 90 डिग्री एंगल, तो ये मेरी हाइट होगी। सही है। अच्छा, लेट्स से अगर आपने ये हाइट नहीं लेनी, अब मेरे पास ट्रायंगल है कोई इस तरह की, ऐसे करके अजीब सा, ठीक है, जिसका मुझे कोई 90 डिग्री पे लेंथ नहीं पता, ठीक है ना। तो मैं अगर इसको बेस कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरी हाइट ये होगी, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। अगर मैं इसको बेस कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरी हाइट ये होनी चाहिए। अगर मैं इसको बेस कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरी हाइट यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए, ठीक है। बट ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री एंगल वाला मैं जो डिस्टेंस बना रहा हूँ, ये हाइट हमेशा हमें नहीं दी होगी, हमें प्रॉब्लम होगी कि हमें इसकी जगह पे वो कुछ और चीज़ दे देगा। तो इसलिए जब जब ऐसा कोई केस हो जिसमें बेस और हाइट पता हो, तो आप ये वाला ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ कर लिया करें, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देर इज़ अनदर फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड दैट इज़ 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ सी। ये कैसे है, इसको भी देख लें। लेट्स से मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम मैं रख देता हूँ ABC, ठीक है। ट्रायंगल का नाम ABC का मतलब है इन पॉइंट्स का नाम ABC है। इन पॉइंट्स का है तो फिर इसका मतलब ये एंगल का नाम भी ABC है। नहीं, ये एंगल A है, ये एंगल C है, ये एंगल B है। अच्छा, अब जो एंगल A है ना, उसकी जो ऑपोजिट साइड है ये वाली, इसको मैं A लेंथ कह देता हूँ। जो B एंगल है उसके ऑपोजिट साइड को मैं B कह देता हूँ, और C को मैं ऑपोजिट साइड पे इसको C कह देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ एरोस बनाए थे, ये आ गया, ठीक है। अब अगर आपने एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास बेस इंटू हाइट नहीं है, ठीक है, हाइट वो वाली परपेंडिकुलर वाली नहीं है, लेकिन 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी का मतलब ये है, ए यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाली लेंथ ए, बी मतलब ये वाली लेंथ, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ सी लिखा था ना मैंने, साइन ऑफ सी का मतलब है फिर ये लेंथ और ये लेंथ आप ले रहे हैं यहाँ पर, तो फिर आपने एंगल जो है वो साइन सी का लेना है, यानी एंगल सी लेना है, ठीक है। यानी जो दो रेड शेड की हैं उनके दरमियान में एंगल बनना चाहिए, ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ दिस वोंट वर्क, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये लेंथ नहीं है, इसकी जगह पे मैं कहता हूँ कि मैं कोई और फार्मूला लगाऊँ, यानी ये किसी और तरीके से लगाऊँ फार्मूला, ठीक है। वो कैसे होगा, लेट्स से मुझे AB की जगह मुझे A और C पता है, तो A और C पता के लिए मैं, इसका मतलब है ये वाली लेंथ A लूँगा, ये वाली लेंथ C लूँगा, लेकिन फिर एंगल कौन सा होना चाहिए, फिर एंगल होना चाहिए ये वाला। सही है। क्यों ये वाला, क्योंकि अगर मैं साइड लगा रहा हूँ A, फिर साइड लगा रहा हूँ C, तो जो दो साइड्स आप यहाँ लगाते हैं, साइन ऑफ उनके दरमियान वाला एंगल लेना है, वो होगा साइन B, ठीक है। इसका मतलब है तीसरी रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मैं ये वाली साइड्स कंसीडर कर लूँ, ये और ये साइड। अगर ये साइड्स मैं कंसीडर करूँगा तो मुझे B लगाना पड़ेगा, यहाँ पे C लगाना पड़ेगा, और साइन किसका लेना पड़ेगा। अब साइन मुझे इनके दरमियान वाला चाहिए एंगल, ये वाला। इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम A है, तो साइन ऑफ A कर दूँगा, दैट्स इट। ये तीन तरीके से ये वाला आप लगा सकते हैं। अब लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपने कोई रट्टा नहीं मारना कि ये साइन ऑफ A कौन सा होगा, B कौन सा होगा और C कौन सा होगा, इस चक्कर में नहीं पड़ना आपने। आपने बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो दो साइड्स आप लगा रहे होंगे उनके दरमियान वाला एंगल होना चाहिए, अब वो जो मर्ज़ी हो, ठीक है। लेट्स से ये 30 है, ये 64 है, और ये 122 है, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, तो मैं क्या करूँगा,
एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2। लेंथ कौन सी दी हुई है 30, दूसरी दी हुई है मुझे 64, और 30 और 64 के दरमियान वाला एंगल भी मुझे दिया हुआ है साइन ऑफ 122। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लें तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर लेट्स से मुझे ये 30 नहीं दिया हुआ, ठीक है, मुझे यहाँ कोई एंगल दिया हुआ है, यहाँ कोई लेंथ दी हुई है 83, अब आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते जब तक आपको ये एंगल नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जो दो साइड्स आप लगाएंगे उनके दरमियान वाला ही एंगल होना चाहिए ये। तो अगर आपको ये एंगल नहीं पता तो आप ये एंगल, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इसलिए अगर आपने ये लगाना है, लेट्स से ये हमारे पास 122 है, यहाँ पे ये 122 है, तो ये एंगल हम दे देते हैं 30 है लेट्स से। तो साइन 1/2 इंटू 83 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 30। तो इस तरीके से मुझे निकालना पड़ेगा। अब वो सेम आएगा, चाहे आप ये 30 जो सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ अगर मैं यहाँ लिख भी दूँ, तो अगर आप इससे निकालें या उससे निकालें एक ही आंसर आएगा, आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मैंने तो रैंडम वैल्यूज़ ले ली हैं, तो अगर कोई डिफरेंट भी आ रहा है तो द कॉन्सेप्ट यू शुड मेमोराइज। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो सही मेजरमेंट्स के साथ हो, जो एक्चुअल क्वेश्चन है। लेट्स से देयर इज़ अ ट्रायंगल लाइक दिस पी क्यू आर, ये P है, ये Q है और ये R है। यहाँ पर 160 है, ये 250 है, इसकी लेंथ है ये 340 है, और ये एंगल हमें दिया हुआ है 110। और मैं अगर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी 1/2। अब मुझे कौन सी दो साइड्स लेनी चाहिए? अगर मैं 250 और 340 लेता हूँ तो उनके दरमियान वाला एंगल मुझे नहीं पता, ये वाला होना चाहिए, फिर नहीं है तो ये नहीं लगा सकता मैं पेयर। अगर मैं 160 और 340 लगाता हूँ तो ये भी नहीं लगा सकता क्योंकि इनके दरमियान ये एंगल नहीं पता मुझे। तो मुझे लगाना पड़ेगा 250 और 160, ताकि मैं ये दरमियान वाला एंगल 110 ये लगा सकूँ, ये 110। ठीक है। तो इसका मतलब है 1/2 इंटू 160 इंटू 250 इंटू साइन ऑफ 110। बस ये आपने कैलकुलेटर पर डाल देना एज इट इज़, और आपने इसका एरिया निकाल लेना है साइन ऑफ 110, that is 18793.85. This is your answer. That's it.